शुरू मजबूरी में किया था पर अब मजा आने लगा है। कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है ईरान के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धी टीवी पर। तो ईरान अब वॉर को एस्केलेट करना चाहता है। ईरान अब खुलकर लड़ना चाहता है। अभी तक का ईरान डिफेंसिव मोड पर था, खुद को यूएस इजराइल के अटैक से डिफेंड कर रहा था। यूएस इजराइल पीछे हट जाए इसलिए ईरान अरब देशों को मार रहा था, यूएस के बेसिस को टारगेट कर रहा था। पर अब ईरान ऑफेंसिव हो रहा है। ईरान लड़ना चाहता है और यूएस को कमजोर करना चाहता है। अब देखिए, कोई बड़ी प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है इसमें चाइना भी शामिल हो सकता है इसमें रशिया भी शामिल हो। पर मैं यहाँ पर यह नहीं कहूंगा कि ईरान जो मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सीज का नेटवर्क रन करता है वो खुद अब किसी और की प्रॉक्सी वॉर लड़ने लगा है। पर फिर भी जहां से मैं देखता हूँ मुझे ईरान और यूक्रेन एक जैसे लगते हैं। एक नेटो की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, एक नेटो से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर यूएस जितना कमजोर पड़ेगा असर उसका उतना नेटो पर भी पड़ेगा, फायदा जिसका रशिया को मिलेगा। और यूएस इकोनॉमिकली जितना इधर कमजोर पड़ेगा इसका फायदा चाइना को मिलेगा। अब देखिए हो क्या रहा है, बल्कि ये समझिए कि बदल क्या गया है। तो फरवरी लास्ट में जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ईरान बस यही चाहता था कि यूएस अटैक करना बंद कर दे, दुनिया ये समझ ले कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहता है। यूएस और इजराइल का ये फॉल्स फ्लैग है और ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सब गलत है। ईरान की इस बात को दुनिया ने माना और यूएस इजराइल के एक्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंडेम भी किया। उस दौरान यूएस ने नेटो का आह्वान किया, नेटो से मदद मांगी, पर नेटो भी यूएस का साथ देने नहीं आया, ये कहते हुए कि वॉर इलीगल है। पर इधर ईरान फिर भी संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा, पर झुका नहीं। यूएस के हर हमले का जवाब देता रहा, पर इतना काफी नहीं था यूएस और इजराइल को रोकने के लिए। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेम्पररी बंद कर दिया कि भाई इससे कुछ प्रेशर बनेगा और यूएस पीछे हट जाएगा। ईरान की मंशा बस इतनी ही थी कि यूएस इस तरह के हमले करना बंद कर दे और पीछे हट जाए। पर ईरान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है। अनजाने में ही सही ईरान के हाथ में यूएस की गर्दन आ गई। असर इसका ऐसा हुआ कि ईरान के लिए इकोनॉमिक गेन्स का नया एवेन्यू खुल गया। यूएस ईरान के हाथों से हॉर्मुज को छुड़ा नहीं पाया। ईरान के लिए यूएस एसेट्स पर डायरेक्टली स्ट्राइक करने से ज्यादा आसान हो गया कमर्शियल शिप्स पर हमला करना। इस तरह से यूएस पर ज्यादा प्रेशर बना। वहां तक भी चीजें फिर भी टेम्पररी व्यवस्था ही थी। फिर इस खेल में ईरान को इतना मजा आने लगा कि ईरान ने इस टेम्पररी व्यवस्था को परमानेंट बनाने की ठान ली, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने परमानेंट कंट्रोल कर लिया। पर्शियन गल्फ का एक नया ऑर्डर जिसको ईरान चाहता था कि पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर ले। फिर इसके बाद क्या ही ऑब्जेक्टिव थे यूएस के वॉर शुरू होने से पहले, सबके सब एक किनारे हो गए। फाइनली एक ही ऑब्जेक्टिव बचा कि ईरान के हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छुड़वाना है। आज 5 महीने हो चुके हैं, ये वॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ही घूम रही है। यूएस लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है, पर ईरान की पकड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ढीली नहीं हो रही। कहानी यहाँ तक ऐसी ही चली। फिर पिछले महीने ईरान को एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई जब ये न्यूज सर्कुलेट होने लगी कि यूएस के वेपन्स का स्टॉक पाइल डिप्लीट होने लगा है, खासकर पेट्रियट के इंटरसेप्टर्स और टोमाहॉक मिसाइल्स जो यूएस के मेन वेपन्स थे ईरान के साथ वॉर में। अब देखिए, ये खबर 99.99% गलत है। अब मानो या ना मानो, यूएस बस टाइम बाय कर रहा है ताकि नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं, इधर अक्टूबर में इजराइल में भी इलेक्शंस हो जाएं। ईरान भी जानता है कि यूएस का दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। सारी की सारी मिसाइल इंडस्ट्रीज यूएस के अंदर ही हैं। यूएस को किसी से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्टॉक पाइल डिप्लीट होने की खबर बस यूं ही फैलाई जा रही। पर फिर भी ईरान को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। ईरान ने सोचा कि यूएस दुनिया को जो दिखाना चाहता है चलो उसे सच बनाते हैं और यूएस का घी खत्म करते हैं। यानी कि यूएस को इतना इंगेज करते हैं कि वेपन्स की स्टॉक पाइल की पूर्ति करते करते यूएस की कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी बढ़ जाए कि यूएस के लिए ईरान की बातों को मानना ज्यादा सस्ता लगे बजाय ईरान के साथ वॉर लड़ना। इसलिए ईरान ने पिछले 1 महीने में अपना पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव कर लिया है। इराक, सीरिया, यमन और यमन के हूती रिबल्स ने तो रेड सी को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जिससे यूएस के साथ साथ अब सऊदी अरब की गर्दन भी ईरान के हाथों में जाती नजर आ रही है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने भी मोर्चा संभाला, यूएस के साथ मिलकर इराक में ईरानियन प्रॉक्सीज पर हमला किया। सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते एक डिफेंसिव कोalition ग्रुप भी बनाया जो रेड सी में हूती से ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करेगा। टर्की, पाकिस्तान, रेड सी के आसपास अफ्रीकन देश, इवन बांग्लादेश भी इस ग्रुप में शामिल है। ये लोग एक साथ मिलकर रेड सी एरियाज में कमर्शियल शिप्स पर हूतीज के अटैक को डिफेंड करेंगे। कैसे करेंगे ये आने वाले वक्त में देखकर ही पता चलेगा। तो सोचिए, आने वाले 1-2 महीनों में इतनी ज्यादा भसंड मचने वाली है कि यूएस को लगेगा कि ईरान की हर बात मानना ज्यादा सस्ता है बजाय ये सब रायता समेटने के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी दोनों जगह सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को खुला रखने की कॉस्ट, ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कॉस्ट, ईरानियन मिसाइल्स जब यूएस बेसेस को हिट करती हैं उससे जो नुकसान होता है उसकी कॉस्ट, यूएस जो पलटकर ईरान पर स्ट्राइक करता है
उसकी कॉस्ट, तो ये सब कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाए कि यूएस के लिए ईरान से वॉर लड़ने से ज्यादा सस्ता हो ईरान की बात मानना। देखिए, यूएस ईरान पर रह रह कर स्ट्राइक करता है। ईरान अब उस चीज का आदी हो चुका है। यूएस की ये स्ट्रेटजी अब काम नहीं आ रही, इसलिए यूएस खोज रहा है और पॉसिबल तरीके ईरान पर प्रेशर बनाने के। पर सरदर्द इस बात का ज्यादा है कि ईरान जो इनकी चूड़ियां कस रहा है उससे भी निपटना है। ये वॉर अब एक्सट्रीम डेंजरस जोन की तरफ बढ़ रही है। फैक्ट्स ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल में नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर पूरा वेस्ट एक मत है। जो देश न्यूट्रल हैं वो भी यही चाहते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि यूएस अभी भी अवॉइड कर रहा है एक्सट्रीम स्टेप्स लेना। यूएस ने अभी तक अपनी 20 से 25% से ज्यादा मिलिट्री पावर का यूज नहीं किया है ईरान के खिलाफ। न्यूक्लियर पावर का यूज करना तो ऑप्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। यूएस ने अपनी मिलिट्री पावर को 10% और थ्रोटल कर दिया तो ईरान उसे संभाल नहीं पाएगा। दिक्कत इसमें यह है कि ऐसा करते हैं तो ईरान में लाखों की संख्या में जाने जाएंगी, आम लोग मारे जाएंगे, इसलिए यूएस अवॉइड कर रहा है। ईरान इसी बात का फायदा उठा रहा है। पर सवाल यह है कि कब तक यूएस का पेशेंस टेस्ट होता रहेगा। कब तक यूएस और इजराइल दोबारा ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, कब तक नेटो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।